पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय से 5वां अध्याय कोयला और पेट्रोलियम का के बारे में, जिसमें हमने पढ़ाया था कोयले का बंधनासन, जिससे में कोक, कोलता और कोयला गैस प्राप्त होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि पेट्रोलियम क्या है। वीडियो के इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं और पेट्रोलियम प्रसंस्करण क्या होता है। चलिए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। इससे पहले कि आप को मैं वीडियो जो भी पढ़ाना शुरू करूं, कंटेंट है जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन शुरू कर लें, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि इसका उपयोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं अपन। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के संघटक कौन से हैं। पेट्रोलियम के संघटकों का मतलब है कि ये पेट्रोलियम है, इसमें क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं जो उपयोगी होते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम के अंदर एलपीजी जो गैस है, एल से यानी लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये हमें कहां से प्राप्त होती है? पेट्रोलियम से। कैसे प्राप्त होगी वो आगे मैं बताऊंगा। दूसरा जो पेट्रोल है, दूसरा जो हमारा पेट्रोल गाड़ी के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है ना, जो ईंधन के रूप में, आपने कार देखा है, मोटरसाइकिल आदि देखा है, उसमें जो एक तेल डलवाया जाता होता है पेट्रोल। अंतर है पेट्रोलियम पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोल एक परिष्कृत रूप है, यानी एक शुद्ध रूप है। अब इसके बाद आता है मिट्टी का तेल, फिर आता है डीजल और स्नेहक तेल, मोबिल ऑयल। आपने देखा ना कभी कभी आप अपनी गाड़ी में जो सर्विस कराते हैं तो उसमें एक गाढ़े रंग का रंगीन द्रव्य हो सकता है जो ज्यादातर लाल रंग का होता है, जो मशीन के पार्ट्स के अंदर डाला जाता है, जिससे मशीन के पार्ट्स के अंदर जो घर्षण हो वो ना हो, यानी इसको इंजन के गियर बक्स में डाला जाता है। तो ये स्नेहक तेल है। स्नेह का जो चिकनापन होता है जो घर्षण को कम करता है। घर्षण को कम करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले पदार्थों को स्नेहक बोलते हैं। तो क्योंकि ये तेलीय अवस्था में तो इसलिए इसको क्या बोला? स्नेहक तेल। स्नेहक तेल भी हमें कहां से मिलता है? पेट्रोलियम से। और होता है पैराफिन, मोम, जो वैक्स होते हैं एक प्रकार की मोम, जैसे वैसलीन बनाई जाती है। आपने देखा सर्दियों में वैसलीन नाम का एक उत्पाद आपने काफी उपयोग किया होगा। उसमें जो वैक्स है, जो मोम है, जो वो एक शुद्ध रूप है, वो कहां से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। और विटामिन, जैसा कि मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में भी, आज वर्तमान समय में जो सड़कें बन रही है ना, उस सड़कों के अंदर जो काले रंग का पदार्थ इस्तेमाल होता है वो कोलतार नहीं है। पहले कोलतार इस्तेमाल होता था, अब कोलतार से अधिक टिकाऊ और आसानी से उपलब्ध होने वाला जो पदार्थ हुआ है क्या? विटामिन। आधुनिक सड़कें इस विटामिन से बनाई जाने लगी। तो ये थे हमारे पेट्रोलियम के संघटक की पेट्रोलियम के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न घटक हैं एलपीजी गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और विटामिन। ये सब मिक्सअप है, ये सब एक ही द्रव में विद्यमान है और उस द्रव को हम बोलते हैं पेट्रोलियम, जो नीचे विशेष स्थानों पर ही पाया जाता है। ठीक है, जहां जहां पाया जाता है, भारत में मैंने आपको बता दिया है। भारत में ये असम, गुजरात, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बेसिन में, बॉम्बे हाई ये एक जगह का स्थान है जहां पर पेट्रोलियम के कुएं पाए जाते हैं। तो ये बने कैसे? प्रकृति में ये पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ मैं बताता हूं। प्रकृति में पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? पहले हम ये बात कर लेते हैं, निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं, कहते हैं आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारण जैसे आ जाएगा आपका क्या आ सकता है? भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आदि से समुद्रीय जीव नीचे भूमि में दब गए, भूमि के दबाव और ताप के कारण, भूमि के दबाव और
ताप के कारण, दबाव और ताप के कारण समय के साथ धीरे धीरे ये पदार्थ पेट्रोलियम में परिवर्तित हुए। ये जीव, इन जीवों का कुछ अंश पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया, पेट्रोलियम में बदल गया। इसलिए इस प्रकार प्रकृति में पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। प्रकृति में पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। देखिए बेटा, सबसे पहले कई बार 3 नंबर की परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, यस, कि प्रकृति में पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कैसे बना हुआ ये। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा आ गया उत्तर। लगभग आज से 200 मिलियन वर्ष पहले अनुमानित चलेंगे, लगभग 200 मिलियन पूर्व किसी भी प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप आदि से क्या हुआ कि जो समुद्रों के अंदर जो जीव थे ना, वो समुद्र कुछ उथल पुथल हुई, जो बड़े स्तर की उथल पुथल थी। इस कारण से क्या हुआ, जो समुद्रीय जीव थे, याद रखें पृथ्वी का जितना भी भाग थल के रूप में है उससे 3 गुना भाग क्या है, जल के रूप में है, और उसमें अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनकी तुलना अगर हम करें तो उनकी तुलना में समुद्र के अंदर बहुत अधिक जीव पाए जाएंगे। तो वो सारे के सारे क्या है, दब गए। इन विकारणों से जब दबे तो उनके अंदर क्या है, भूमि की ऊपर परत जमने के कारण, मिट्टी की परत जमने के कारण उनके ऊपर क्या बन गया, दबाव। और दबाव के साथ साथ क्या है, भूमि के भीतरी करोड़ के अंदर बहुत अधिक तापमान है। उस ताप के कारण से, दो चीजें, ताप और दबाव के कारण से जो ये जीव थे उनके कुछ अंश जो थे वो एक तरल रूप के गाढ़े पदार्थ में बदल गए, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। तो भूमि में दबाव और ताप के कारण धीरे धीरे इन जीवों के कुछ अंश पेट्रोलियम में बदल गए, और इस प्रकार प्रकृति में पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जीवों से बने हैं, जीवों के अंश से, इसीलिए इसको जीवांश ईंधन भी बोलते हैं। एक प्रश्न और निकाल लेते हैं यहाँ पे कि जीवांशम ईंधन, जीवांशम ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन किसे कहते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको देखिए, इसकी संधि विच्छेद, जीवांश यानी जीवों का अंश है, जीवों का अंश है। तो जीवांशम ईंधन क्या गया, उत्तर में लिखेंगे जीवों के अंशों से प्राप्त है, अंशों से बना, जीवों के अंशों से बना ईंधन। ठीक है, जैसे कोयला ईंधन, जैसे कोयला। कोयला तो कौन से जीव थे, पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे। पिछले भाग में हमने आपको बताया था ना कि जब भूकंप आदि आ जाने के कारण से एक बड़े बड़े जंगल थे वो भूमि में नीचे दब गए, और भूमि के दबाव और ताप के कारण ये जो लकड़ी थी यानी जो पेड़ पौधे थे वे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो देखिए दो प्राणी दो प्रकार के हो गए, पेड़ पौधे और जंतु। अधिकतर जंतु कहाँ थे, वो थे समुद्रों में। तो जहां समुद्रों के अंदर उथल पुथल के कारण समुद्री जीव धरती में दब गए, उन स्थानों पर क्या बन गया, पेट्रोलियम के भंडार। ठीक है, और जहां पर वन थे, वनों के अंदर जो लकड़ी के जो वन के वृक्ष थे वो दब गए, उन वृक्षों की लकड़ी से क्या बन गया, कोयला। तो यानी कोयला और पेट्रोलियम दोनों क्या है, जीवांश ईंधन है, यानी जीवों के अंशों से बने ईंधन जीवांश, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, और पेट्रोलियम। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए जीवांश ईंधन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, कोयला और पेट्रोलियम जैसे जो ईंधन है जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण पेड़ पौधे और समुद्री जीवों के भूमि में दब जाने के कारण से बने हैं, उन्हें हम जीवांशम ईंधन कहते हैं। उन्हें हम, फिर एक बार बताता हूं, समझ लीजिए, पेपर में लिखना पड़ेगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा जीवांशम ईंधन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, प्रकृति में विभिन्न कारणों से वन और समुद्री जीव भूमि के नीचे दब गए। भूमि के नीचे दब जाने पर ताप और दबाव के कारण ये पेड़ पौधे कोयले में
और समुद्री जीवों के कुछ अंश थे वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से जो ईंधन हमें प्राप्त हुआ वह कोयला और पेट्रोलियम है, इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये तो था हमारा इसके बारे में। अब हम एक बार फिर बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण किसे कहते हैं? कहते हैं कच्चे तेल। कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम। मैंने बताया था कि पेट्रोलियम क्या है? एक गाढ़े भूरे रंग का द्रव्य है, वह कच्चा तेल भी कहलाता है। हम उसको सामान्य साधारण भाषा में कच्चा तेल बोलते हैं, क्रूड ऑयल। ठीक है। कच्चे तेल के शोधन से उसमें विद्यमान उपयोगी पदार्थों को पृथक करना या अलग करना पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। ठीक है बेटा, मैंने बताया ना पेट्रोलियम के संघटन अलग अलग हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमिन, ये सब मिक्सअप है किस जगह पे? एक ही जगह पे मिक्सअप होने की वजह किसमें? पेट्रोलियम में मिक्सअप है ये, तो इसका उपयोग नहीं हो सकता पेट्रोलियम का। इसीलिए एक प्रक्रिया अपनाएगी। इस प्रक्रिया के कारण से ये सभी पदार्थ अलग अलग किए गए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। यानी पेट्रोलियम का परिष्करण कच्चे तेल के शोधन से इसमें विद्यमान उपयोगी पदार्थों को पृथक करना या अलग करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण। कैसे किया जाता है? देखो कुछ इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम परिष्करणी। क्या बोलते हैं इसको? पेट्रोलियम परिष्करणी। पेट्रोलियम परिष्करणी। परिष्करणी का मतलब क्या है? परिष्करण का मतलब है शुद्ध करना। यानी परिष्करण का मतलब है किसी पदार्थ में से अशुद्धियों को दूर करना, अलग करना। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा? पेट्रोलियम जब कच्चा तेल रहता है, ये परिष्करणी में एक भट्ठी लगी रहती है। इस भट्ठी में एक पाइप दिया गया है जिसमें से कच्चा तेल प्रवेश करता है। फिर एक ये बड़ा टावर होता है। इस बड़े टावर में बहुत सारी प्लेट लगी होती हैं। ठीक है, ये प्लेटें इस तरह से लगी होती हैं कि ये ऊपर से बंद है और इनके सेंटर में एक छेद होता है, जिस छेद के द्वारा पाइपों के द्वारा जो इसके अंदर उत्पाद जो पदार्थ यहाँ होगा वो इकट्ठा होकर बाहर निकल जाएगा। देखिए समझाता हूँ। यहाँ से इस पेट्रोलियम परिष्करणी में कच्चे तेल को पाइपों के द्वारा डाला जाता है। ठीक है, इस पाइप में से जब ये यहाँ जाता है तो ये यहाँ पे क्या है? भट्ठी। भट्ठी में इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। भट्ठी में से जब ये कच्चा तेल गुजरता है तो ये भाप में बदल जाता है। इतना गर्म करते हैं कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम काला काला द्रव, वो पेट्रोलियम भाप में बदल जाता है। पूर्ण रूप से किसमें? भाप में। आपको पता है भाप को जब ठंडा करेंगे तो वापस किसमें आ जाएगी? द्रव रूप में। आप अपने घर पे साधारण सा प्रयोग करते हो, चाय बनती है तो भाप के ऊपर जैसे आपने कोई प्लेट अगर लगाई तो आप देखोगे प्लेट पर पानी की बूंदें बन जाएंगी। यानी भापें जब ठंडी होती है तो वापस उसी रूप में आ जाती है जिसकी वो भाप है। तो यहाँ क्या होगा? जब कच्चा तेल इस परिष्करणी में प्रवेश करता है तो भट्टी में जाते जाते उसका तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो किस रूप में आ जाता है? गैस रूप में। किसमें आ जाता है? गैस। और मैंने बताया ना, आपको पता भी होगा, गैसें हल्की होती हैं। हल्की होने के कारण ये गैसें कहाँ जाएंगी? ऊपर। जब ये गैसें ऊपर जाती हैं तो क्या ठंडी होंगी? तो सबसे पहले ये जो गैसें है ना, इसमें अलग एक प्रकार के मिश्रण है। किस का मिश्रण? इसमें एलपीजी का, पेट्रोल का, मिट्टी के तेल का, डीजल का, स्नेहक तेल का, पैराफिन, मोम का, बिटुमिन का, ये सारे मिश्रण किसमें है? गैस में। ठीक है, अब ये पहले जो एक साथ है ना, अब ये अलग अलग हो गए। देखिए सबसे पहले जो मिश्रण है उसमें से जो भाप ठंडी होगी, उस भाप के ठंडे होने से क्या बनेगा? बिटुमिन। क्या बनेगा? बिटुमिन। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे तापमान की वो मैं लिख नहीं रहा, ये परीक्षा का विषय है। जब ये भाप ठंडी होती है तो सबसे पहले इस भापी अवस्था में जो कच्चा तेल है उसका जो भाग ठंडा होता है और अलग होता है वो होता है बिटुमिन। फिर ये भाप ऊपर जाएंगी। यहाँ आने पर भाप जो पेट्रोलियम का जो अंश ठंडा होगा, ठीक है, वो ठंडा होकर के स्ट्रॉ में इकट्ठा हो जाएगा द्रव के रूप में, और ये द्रव बाहर निकल जाएगी। क्या है? पैराफिन मोम। ये जो यहाँ से भाप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद इस क्षेत्र में आने के बाद जो भाप ठंडी होकर द्रव रूप में बदलती हैं, ये ठंडी होकर के यहाँ से निकलेंगे। ये क्या आएगा? हमारा डीजल। ठीक है, फिर ये जो गैसें हैं और अभी ये भापी अवस्था में ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने इस क्षेत्र में आने के बाद जो गैसीय अवस्था में पदार्थ हैं, जब वो ठंडे होते हैं
तो तरल रूप में वो इसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये क्या है? मिट्टी का तेल। और ऊपर चलेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये आएगा अपना पेट्रोलियम। क्या आ जाएगा अपना? पेट्रोलियम। ठंडा होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सॉरी सबसे पहले नीचे वाली ट्रे में आएगा, सबसे नीचे आएगा क्या? बिटुमिन। पहली ट्रे के अंदर क्या आएगा? पैराफिन मोम। दूसरी ट्रे में क्या आएगा? स्नेहक तेल। तीसरी ट्रे में क्या आएगा? डीजल। चौथी ट्रे में क्या आएगा? मिट्टी का तेल। और पांचवी ट्रे में जब ये ऊपर जाएंगे ना, ये यहाँ पे तरल रूप में आ जाएगा। ये तरल रूप में आ गया कौन? पेट्रोल, जिसको हम गाड़ियों में भरवाते हैं ना। पांचवी ट्रे में ये इकट्ठा हो गया। 5 ट्रे लगी हुई हैं। और उसके बाद जो ऊपर गया वो तरल रूप में नहीं आता, वो गैसीय रूप में ही रहता है। और वो क्या है? हमारी पेट्रोलियम गैस। क्योंकि ये पेट्रोलियम के परिष्करण से बनी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पेट्रोलियम गैस। इस पेट्रोलियम गैस को अधिक दबाव पर जब ठंडा किया जाता है तो ये तरल में बदल जाती है, और इसी को हम बोलते हैं एलपीजी। एल से क्या बनेगा हमारा? लिक्विड। और पी से बन गया हमारा पेट्रोलियम, और जी से क्या बन गया? आपका गैस। यानी इसको बोलते हैं लिक्विड का मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस। आपसे एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एलपीजी का क्या अर्थ है? एलपीजी को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रकार से जो पेट्रोलियम में विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको पेट्रोलियम परिष्करणी में अलग अलग किया जाता है ताकि उनका उपयोग किया जा सके। अब आप देखिए बिटुमिन का उपयोग कहां किया जाता है? आधुनिक समय में सड़कें बनाने के लिए। पैराफिन मोम जो वैसलीन आदि जैसे जो मॉइस्चराइजर क्रीम में है, ठीक है। लिप गार्ड आपने सुना होगा कि सर्दियों में जो फटते हैं तो एक लगा रहता है, लिप गार्ड लगाते हैं, जो केमिकल आता है ना, वो क्या है? ये पैराफिन मोम से बनते हैं। बहुत सारे जो सौंदर्य प्रसाधन की क्रीम आदि बहुत सारे उपयोगी पदार्थ जो है वो पैराफिन मोम से बनते हैं। स्नेहक तेल, ये जो स्नेहक तेल है गाड़ियों के इंजनों के पुर्जों के अंदर जो डाला जाता है, जिससे इंजन के पुर्जों के बीच में घर्षण कम हो और वो अधिक सुचारू रूप से कार्य करें। डीजल ये एक ईंधन है जो बड़े हैवी गाड़ियां होती हैं, जैसे ट्रक है, रेल के इंजन है, इन बड़े हैवी लोड की गाड़ियों में जो तेल इस्तेमाल किया जाता है डीजल। बड़ी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, कारों में भी इस्तेमाल होता है। मिट्टी का तेल, डीजल की तुलना में मिट्टी का तेल कहीं अधिक उपयोगी है, इसका ऊष्मीयमान भी अधिक होगा, और ये जो इस्तेमाल किया जाता है जैसे रॉकेट के ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। घरों के अंदर स्टोव आदि के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था, अभी तो ये बंद हो गया है। तो मिट्टी के तेल का उपयोग खाना पकाने के ईंधन के रूप में घरों में किया जाता था। और इसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बारे में सभी जानते हैं, गाड़ियों में, कारों में, छोटे व्हीकल आदि में पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और एलपीजी गैस जो खाना बनाने के जो सिलेंडर के लिए जो गैस इस्तेमाल की जाती है ना, उपयोग की जाती है, वो कहते हैं एलपीजी सिलेंडर। तो वो एलपीजी हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम सिलेंडर में भर देते हैं। इट इज क्लियर? तो दो गैसें हमारे सामने आई, एक तो गैस क्या आई? लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। एक गैस आई थी प्राकृतिक गैस, एक गैस का नाम हो सुनिए सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सीएनजी को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मैंने अभी बताया था ना पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा है, नहीं देखा था वीडियो को देखिए, जहां पर प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, यानी जैसे हम कुआं खोदते हैं पानी निकलता है, वैसे ही कुछ विशेष स्थानों पर, जैसे अपने भारत में असम, गुजरात, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन, बॉम्बे हाईवे, इन पर जो है पेट्रोलियम के कुएं भंडार हैं। पेट्रोलियम के भंडारों के ऊपर भी एक गैस का भंडार पाया जाता है, उस गैस को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। उस गैस को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। इस प्राकृतिक गैस को जब दबाव के साथ ठंडा किया जाता है तो इसको बोलते हैं क्रिया को संपीड़न। इसको बोलते हैं संपीड़न। दबाव दे करके और तापमान को कम कर करके इसके आयतन को घटा देते हैं, तो ये गैस इसमें बदल जाती है द्रव में बदल जाते हैं, तो उस गैस को बोलते हैं सीएनजी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका उपयोग घरों में किया जाता है ईंधन के रूप में, रसोई घर में, ठीक है। संपीड़ित नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक नेचुरल गैस, गुजरात के कई स्थानों पर इसको पाइपलाइनों के द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है।
जिससे खाना आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार मीटर लगा करके हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति होती है ना, तो जिन स्थानों के पास ये प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं उन स्थानों पर ये पाइपलाइनों के द्वारा भेजे जाने लगे हैं। और अभी कुछ थोड़ा सा कार्य दिल्ली में भी किया गया है। दिल्ली के कुछ भागों में भी जो प्राकृतिक गैस है पेट्रोलियम सीएनजी को पाइपलाइनों के द्वारा घरों में भेजने का कार्य शुरू किया हुआ है, जो भी पूरा नहीं हुआ है, बीच में ही रुका हुआ है। कोई भी अन्य कारण हो सकते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब इन सभी का हम उपयोग करते हैं। क्या क्या उपयोग हुआ? एलपीजी का और सीएनजी को हम एक अच्छे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। क्यों करते हैं? एलपीजी और सीएनजी जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो अवशेष शेष नहीं बचते। यानी जैसे कोयले को जलाने पर, लकड़ी को जलाने पर हमारे कुछ अवशेष बच जाएंगे, मिट्टी बच जाएगी, जली हुई राख जो होगी। तो जब एलपीजी को सीएनजी को जलाया जाता है तो अवशेष शेष नहीं बचते, इसलिए इसको अच्छा ईंधन या आदर्श ईंधन भी कहते हैं। इनका परिवहन आसानी से हो जाता है, इनका परिवहन आसानी से भी हो जाता है, इसीलिए आज के दिन ईंधन के रूप में रसोई घरों में एलपीजी और सीएनजी का उपयोग बढ़ रहा है। वर्तमान समय में जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों में भी सीएनजी का उपयोग होता है। सीएनजी गैस सिलेंडर फिट होते हैं और वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत सस्ती पड़ती हैं। जितनी मात्रा में पेट्रोल की खपत होती है उससे कम मात्रा में प्राकृतिक गैस की खपत होती है, इसलिए गाड़ियों को चलाना और आसान हो गया है और सस्ता भी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सीएनजी है और जो ये कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है। ये एक मैंने अभी आपको बताया कि सीएनजी भारत के अंदर लगभग सीएनजी के जो भंडार हैं असम में, गुजरात में, बताया था त्रिपुरा में है ये, और राजस्थान और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी मुंबई है, राजस्थान में भी एक जगह पे इसके भंडार पाए गए हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो जीवाश्म ईंधन है उनके उपयोग से क्या हानि आती है। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से देखिए, जब जीवाश्म ईंधनों का उपयोग होता है, जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल बहुत अधिक उपयोग होने वाले, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल का प्रयोग जब गाड़ियों में किया जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार के गैसें निकलती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस। दूसरा, इसमें सल्फर गैस होती है होने के कारण से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस। और नाइट्रोजन की गैस होती है, तो ये नाइट्रोजन के भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसें बनती हैं। अब जब गाड़ियों के अंदर इनका डीजल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो गैसें होती है ना, जब पानी में मिलती हैं तो ये बनाते हैं H2CO3 कार्बनिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? H2CO3, क्योंकि जल का सूत्र क्या है? H2O। तो H2O में CO2 मिलेगी तो क्या है? H2C, ऑक्सीजन 2 ये और एक ऑक्सीजन ये, तो 3 हो गया H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। दूसरा क्या है? SO2, जल में मिलेगा तो क्या बनेगा? जल से तो H2 और SO3, ये क्या बन गया? सल्फोनिक अम्ल। क्या बन गया? सल्फोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल भी बोल देते हैं इसको। ये HNO2 एक यहां से चल गया, तो ये क्या बनेगा? HNO3। HNO3 क्या आ गया? नाइट्रिक अम्ल। क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। देखिए बेटा, जब बरसात होती है तो बरसात में बादलों से जब पानी आता है तो वायु में जिन स्थानों पर पेट्रोल और डीजल के साधन जो हैं, जैसे दिल्ली जैसे महानगर है, मुंबई जैसे महानगर है, जहां पे इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जहां डीजल और पेट्रोल से चलने वाले साधन बहुत अधिक संख्या में, वहां वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। तो बादलों से आने वाला जो जल है, ये क्या है हमारा? बादल। जब वर्षा होती है तो बादलों में विद्यमान जल जब यहाँ आता है तो ये जल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया करके इन अम्लों को बनाता है। तो वर्षा के जल में
कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सल्फोनिक अम्ल H2SO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये अम्ल होते हैं। तो जो जल धरती तक पहुंचता है वो अम्लित होता है, इसी वर्षा को बोलते हैं अम्ल वर्षा। इसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। तो आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन से अम्ल वर्षा का क्या संबंध है, ठीक है, या जीवाश्म ईंधन किस प्रकार पर्यावरण के लिए अहितकर है, यानी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को क्या हानि है। तो आप क्या लिखोगे? वायु में विद्यमान सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में सल्फ्यूरस बोलेंगे, चलो सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बढ़ जाते हैं, इस अम्ल युक्त वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। यह क्या हमारा अम्लीय वर्षा का परिभाषा, यानी वायु में विद्यमान सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो मैंने ऊपर बताया था, कौन से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब वर्षा होती है तो ये सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। इससे जो वर्षा होती है तो उसमें वर्षा के जल में अम्ल होने के कारण से इसका नाम क्या बढ़ गया? अम्लीय वर्षा। तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग की पहली हानि ये है कि अगर ये बहुत अधिक इस्तेमाल होते हैं तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में छोड़ते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होगी। और जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ साथ, जो हरे घास के मैदान है उनके साथ साथ, जो सफेद रंग की इमारतें हैं, संगमरमर के पत्थर से बनी हुई जो इमारतें हैं, उनके रंग को काला कर देती हैं। और जो लोहे या धातु आदि से बने हुए जो पुल आदि हैं, जो पब्लिक प्लेसेस पे बनाए गए हैं, वहां जब ये वर्षा का जल गिरता है तो उनको भी जंग लग जाता है। तो ये इस प्रकार हमारे लिए हानिकारक है। और अम्लीय वर्षा से बचाव का एक ही रास्ता है, क्या? प्रदूषण ना हो। प्रदूषण में अगर सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं होंगी तो ये वर्षा जो होगी वो सिर्फ जल युक्त वर्षा होगी, और किसी प्रकार के ये प्रदूषक नहीं होने के कारण से जो अम्लीय वर्षा है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला आता हमारा जीवाश्म ईंधन का दूसरी हानि क्या है कि जब जीवाश्म ईंधन बढ़ता है तो ये क्या है? सारे हाइड्रोकार्बन है ये, यानी कार्बन से बने हुए पदार्थ है ये, ठीक है। जीवाश्म ईंधन कार्बन युक्त है तो इससे क्या पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जीवाश्म ईंधनों के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाली तरंगों से उष्मा को अवशोषित कर लेती है और वापस नहीं जाने देती। इस कारण से क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं विषव उष्णन। क्या बोलते हैं इसको? विषव उष्णन। क्या कहता है? पर्यावरण में या इसको बोलेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से, बढ़ जाने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे विषव उष्णन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्लोबल हीटिंग, ठीक है। यानी जब तापमान पूरी पृथ्वी का बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण से, तो जो जल है पहाड़ों पर, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है,
तो तापमान बढ़ जाने के बाद जो बर्फ है उसकी पिघलने की दर बढ़ जाती है। बहुत अधिक दर बढ़ जाने के कारण से वो पानी जो बनता है बर्फ के पिघलने से वो समुद्रों में जाएगा, और समुद्रों में जाने के बाद उसकी मात्रा इतनी अधिक है कि समुद्रों के जल का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्रों के जल का स्तर बढ़ जाने के कारण से जो समुद्रों के निकट बसे हुए क्षेत्र हैं, देश हैं, वो सब जलमग्न हो जाएंगे यानी डूब जाएंगे। इसी प्रकार से ये एक बड़ा खतरनाक है। जैसे अगर हम बात करें भारत के बहुत सारे शहर हैं, जैसे मुंबई शहर को ले लीजिए, ये समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है। विश्व उष्णन के कारण जिस स्तर से विश्व उष्णन हो रहा है, तो जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान के बढ़ने के कारण से जो समुद्र के जल का स्तर बढ़ रहा है, तो विभिन्न संस्थाएं हैं, तो उनके एक रिपोर्ट मैंने अखबार में पढ़ी थी कि 2050 तक अगर पृथ्वी का तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो 2050 तक समुद्रीय जल का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जो मुंबई है वो जलमग्न हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जलमग्न होगी, ये रिपोर्ट्स हैं जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जितनी भी संस्थान हैं जो ग्लोबल लेवल पे यानी वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व भर में अध्ययन करती हैं पर्यावरण के घटकों का, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये था हमारा जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से क्या अन्य है। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण से अम्लीय वर्षा और विश्व उष्णन होता है। ठीक है, अब आती है बात तो इसको कम कैसे किया जाए। देखिए, वैकल्पिक साधन इस्तेमाल कीजिए। सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां आ गई है, तो जो डीजल पेट्रोलियम की गाड़ियां हैं उनका उपयोग ना करके सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अधिक प्रैक्टिकली बहुत कामयाब तो नहीं हुई है, काम इसके ऊपर चल रहा है। दूसरा क्या है कि विद्युत से चलने वाली गाड़ियां, विद्युत से चलने वाली गाड़ियां यानी इलेक्ट्रिकल कार्स एंड व्हीकल्स आ गए हैं, ये इसका विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प ये है कि जो अभी वर्तमान में जिन गाड़ियों के अंदर तेल का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर तेल की जो खपत है उसको नियंत्रित किया जाए, उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। देखिए, एक संस्थान होता है, इसको बोलते हैं पीसीआरए। पीसीआरए का होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी इसको बोलते हैं पेट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान समिति ये था पीसीआरए। पीसीआरए के एक नंबर में आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। पीसीआरए क्या कहता है? पेट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान समिति। ये बताती है, क्या बताती है कि आप अपने गाड़ियों में ईंधन की खपत को कम कैसे कर सकते हैं। पहला ये देखिए कि जो गाड़ियां हैं उनमें उन्नत किस्म के जो इंजन है उसका इस्तेमाल किया जाए। अभी हाल ही में आपने पढ़ा हो ना वो B6, B5, B4 इंजन, ठीक है, ये क्वालिटी होती है जिसमें ईंधन की खपत की जो ईंधन का जो कंबशन होता है, दहन होता है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, तो उन्नत किस्म के इंजनों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें कम से कम प्रदूषक बने। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपके अगर लाल बत्ती आ जाती है तो गाड़ी को बंद कर लीजिए। गाड़ी के जो टायर हैं उनमें जो हवा भरी होती है उसका दबाव उचित रखिए ताकि अच्छे से दबाव होने के कारण से जो है ईंधन की खपत कम होगी। तो ये जो पेट्रोलियम अनुसंधान समिति है ये कहती है गाड़ी को जो चलाएं अधिक से अधिक इसका इकोनॉमिकली इसका आउटपुट है, गाड़ियों को जब चलाएं तो समान गति से चलाएं और मध्यम रफ्तार से, यानी बहुत तेज रफ्तार से चलाने पर भी जो ईंधन होता है उसकी खपत पूरी नहीं होती, यानी उसका दहन पूरा नहीं होता, और जो प्रदूषक होते हैं वो अधूरे दहन से बनते हैं। तो जब भी गाड़ियां चलाएं तो गाड़ियों को चलाते समय उनकी जो गति है वो मध्यम गति हो और एक समान गति हो, यानी कभी तेज कभी मंदी नहीं, एक समान गति से और मध्यम गति से चलाएं तो पेट्रोलियम और डीजल की खपत कम होगी। दूसरा है कि जब भी रेड लाइट आ जाती है तो रेड लाइट पे जब आपको इंतजार करना पड़े तो गाड़ी को बंद कर दीजिए, इंजन को चलते रहने मत दीजिए। तीसरा है कि समय समय पर गाड़ियों में जो टायरों के अंदर वायु का दबाव है उसको जांच करते रहें, उचित वायु दबाव के ऊपर भी गाड़ी के अंदर डीजल और पेट्रोल की खपत कम होती है। तीसरा है कि समय समय पर जो गाड़ी उसकी सर्विस कराते रहे ताकि उसके अंदर जो दहन की क्षमता है वो विकसित अच्छी रहे और गाड़ी मेंटेन रखें। ये तो इसी के साथ ही हमारा पाठ पूरा होता है। आगे हम नए सेशन में इसके पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको लेके आएंगे।
वीडियो सभी देखने के बाद में मैं आपसे सभी विद्यार्थियों से एक आशा रखता हूं कि अगर आपने सही से समझा है तो निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। पहले आप अपने तरफ से प्रयास कीजिए और अभ्यास के जो प्रश्न दिए हुए हैं पीछे उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए। आप किसी प्रश्न को हल करने में सक्षम हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं जल्दी ही पहले आपको समय देता हूं, आप हल कीजिए, उसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम इस पाठ्यक्रम के अंदर जो दिए हुए पीछे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं या अन्य जो उपयोगी प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों में ताकि सभी तक ये ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग हो सके वीडियो का। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक बार अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।